अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, व्हाट अ विन, पाकिस्तान जस्ट मेड इट। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पाकिस्तान ने बहुत ही अकेले के 20 ओवर्स तक ना जाने के बावजूद उन्होंने तकरीबन 16 ओवर्स में ही स्कोर जो है वो पूरा कर दिया, जबकि स्कोर भी अच्छा खासा था। ये नहीं कह सकते कि स्कोर कोई मामूली था। 193 का टारगेट था, 195 पाकिस्तान ने बनाया। 17 ओवर्स मुकम्मल होने से पहले ही पाकिस्तान ने टारगेट पूरा किया और नाज़रीन 7 विकेट्स बचाते हुए पाकिस्तान ने स्कोर कर दिया। और आपको एक और बात बताते चलूँ कि बाबर आजम हैज़ डन इट, लाइक ही इज़ द मैन हु इज़ नोन एज द फर्स्ट मैन जिसने इतनी ज़्यादा, जिसकी क़यादत में तकरीबन 45 विन्स जो है वो पाकिस्तान की हुई हैं T20 हिस्ट्री में। बाबर आजम ने फिर से अपना लोहा मनवाया है। नाजरीन, दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने भी तकरीबन 300 विकेट्स अपनी पूरी कर ली हैं। नाजरीन, हमारे प्लेयर्स इस तरह से हमारा नाम रोशन करते रहेंगे तो यकीनन हमारी क्रिकेट का सर जो है वो बुलंद होता रहेगा और हम भी खुश होते रहेंगे। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। आज यकीनन तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। बढ़ते हैं हाफिज इमरान की तरफ। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि ब्रॉडकास्टर रहे हैं, आईसीसी में काफ़ी काम किए हैं और नाज़रीन क्रिकेट जो है वो इनको क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत जितने भी लोग हैं तकरीबन वो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन, उसामा आलम विर्क हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मेरा। होप यू बोथ आर फाइन। अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पाकिस्तान जीता है बहुत टाइम बाद, बड़ी अच्छी विन, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई है देख के। आपसे सर जानना चाहूँगी सबसे पहले कि कल जब मैच शुरू हुआ, गुज़िश्ता परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी हम सब दिल बर्दाश्ता थे कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हार गया। T20 की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो गया कि पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से हारा है। तो अब जब कल का मैच हुआ और इस तरह से विन की, क्या तासुरात थे? देखिए, मेरा आयरलैंड के साथ जब भी मैच हुआ है और पाकिस्तान जो हारा है वो हिस्ट्री में हमारे लिए बहुत पेनफुल रहा है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हम वर्ल्ड कप का मैच हारे थे 2007 में भी जी, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी पेनफुल था एज अ फ़ैन। और अब जब हम इस इंडस्ट्री में, और वो एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान की बेस्ट टीम कहलाई जाती है ऑन पेपर, हाँ। जब वो आयरलैंड की सीरीज़ खेलने गई थी तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो है ये वाइट वॉश सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, और जितनी हमारी स्ट्रेंथ है और वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन है तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेलेंगे। लेकिन आयरलैंड से जब वो मैच हारे तो आई थिंक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। बट कल उन्होंने पेज जो है वो बदला और कल जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी बैटिंग, उस पर हमें इंटेंट नज़र आया। अर्ली विकेट्स गिरने के बावजूद हमने जो टारगेट जो हमें मिला था उसको हमने बहुत जल्दी एक इंटेंट के साथ जो है वो चेस किया। बॉलिंग में आई थिंक थोड़े से इश्यूज हमें रिसेंटली नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं इस पूरी सीरीज़ की, तो आप ये याद रखिए कि आयरलैंड पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के ग्रुप में भी है और आयरलैंड ने अगर आपको अपने होम कंडीशंस में हराया तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वो मोरल बूस्टर था, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में भी उसे फेस करना है। और ये चीज़ पाकिस्तान को भी साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करेगी कि अगर हम उस छोटी टीम से एक बायलेटरल सीरीज में हार रहे हैं तो इवेंट में जाके जब हमारा उसके साथ सामना होगा तो हमारी साइकोलॉजिकली हमें उसका सेटबैक हो सकता है। तो कल की जीत उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने के बाद वो एक अपना जो एक मोरल वहाँ पे सेट करना था कि पाकिस्तान इज इन द टॉप 10। तो उसको जिस तरह जीतना चाहिए था कल का मैच हमें बिल्कुल उस तरह जीतना वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चले कि T20 में पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 के अंदर जो है वो 15 छक्के उनके लग चुके हैं और ये भी एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि देखा जाए तो कल आजम खान ने भी 4 छक्के लगाए हैं, बाबर आजम ने मेरे ख्याल से 6 छक्के लगाए, साइम अयूब ने शायद 1 ही लगाया। लेकिन नाज़रीन बढ़ते हैं हाफिज़ साहब की तरफ। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि कल मैच अगर देखा जाए तो यकीनन हमने विन किया है, बहुत अच्छा खेला है। कुछ वीक होल्स भी थे जिसमें हम बात करें अगर फील्डिंग की तो शुरू में हमने मतलब मैं कहती हूँ कि शायद थ्रू आउट द इनिंग्स हमने फील्डिंग शायद उतनी अच्छी नहीं की जितनी अच्छी हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने स्कोर अच्छा खासा बनने दिया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात यह है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का दूसरा मैच नतीजे के एतबार से तो अगर आप कहें तो लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका जायज़ा लें मजमूई तौर पर तो आपको बहुत सारी ख़राबियाँ नज़र आती हैं। फील्डिंग की नहीं है। जब पाकिस्तान के बॉलर्स को शॉट्स जो लगे हैं वो सिर्फ फील्डर्स के हाथों से निकल के बाउंड्री तक नहीं गए, वो हवा में गए हैं और फिर गैप्स में भी गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जिनको कल 12 ओवर्स में लगभग 130 के करीब रन हुए हैं। हाँ। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि अगर आपके टॉप बॉलर जिनमें मोहम्मद आमिर हैं, शाहीन आफरीदी हैं और नसीम शाह हैं, हाँ। अगर उनको भी आयरलैंड के ख़िलाफ़ 12 ओवर्स में
40 से ज़्यादा रन्स हर बॉलर को अपने 4 ओवर्स के कोटा में हुए हैं। तो ये तो सोचने वाली बात है, ये तो कोई इसमें ना तो खुश होने वाली बात है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम ये कहें जी हम बड़े आसानी से जीत गए हैं। बुनियादी तौर पर तो जो आपका पेस अटैक था उसको तो उन्होंने उड़ाया है। तो ये तो इसको जिसके ऊपर आप मान कर रहे थे, ठीक है, इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई उन्होंने, हाँ जो लक की साइड पर रन्स मिले हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं। उन्होंने रन्स पाकिस्तान से लिए हैं। रिजवान की आप बैटिंग को देख लें, फ़खर की बैटिंग को देख लें, तो आपको इसमें लक फैक्टर पाकिस्तान की तरफ नज़र आता है। ड्रॉप कैचेस किए पाकिस्तान के, आयरलैंड ने जब वो बैटिंग कर रहे थे फ़खर और रिजवान, फिर रिजवान जब उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया वो खेलते कहीं थे, बॉल कहीं जाता था, तो बाउंड्रीज तो उनको मिली हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो रन्स हुए हैं वो ज़्यादातर उन्होंने अच्छे बॉल्स के ऊपर अच्छे शॉट्स खेलकर रन्स निकाले हैं। 100 मेरा ख्याल है 130 के करीब जो रन्स हुए हैं उनमें से 4 ओवर्स में 49 रन्स हुए हैं शाहीन अफरीदी को, और 4 ओवर्स में मेरा ख्याल 44 रन्स जो हैं वो आमिर को या नसीम को हुए हैं। तो इसी तरीके से 4 ओवर्स में 40 रन्स उनके भी हुए हैं। तो ये इतने रन्स पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स को हो जाना, ये तशवीशनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और फिर जब आप इन तीनों को देखते हैं तो फिर आपको एक चीज़ और बॉलिंग में नज़र आती है कि क्या जब ये 8 ओवर्स के से 16 ओवर्स के दरमियान में बॉलिंग करेगी पाकिस्तान की टीम, तो कौन सा फास्ट बॉलर होगा जो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉलिंग कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए इस दूसरे T20 मैच में बॉलिंग के नुक्ता निगाह से भी जो एक चीज़ है वो सामने आई है। ये आने वाले दिनों में बेहतरी इसमें ज़रूरत है इसकी। फिर कप्तानी के मामले में भी चीज़ों को ठीक तरीके से चलाने की ज़रूरत है कि जब फास्ट बॉलर्स को रन्स हो रहे थे और आपने स्पिनर्स को लाया तो रन्स रुके, और आपने दोबारा से फास्ट बॉलर्स को लगा दिया और रन्स फिर होना शुरू हो गए। साइम जब बॉलिंग करने के लिए आए, गो के गेंदें उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। आपको लगेगा, अंदाज़ा होगा जब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेलेगा और अगर इस किस्म की गेंदबाजी पर अगर आप ये समझेंगे कि आपको 6-7 रन होंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है। एक आध मैच में तो ऐसा चल जाता है कि आपको ख़राब गेंदों पर रन्स नहीं होते, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता। हर मैच में ऐसा नहीं होता। हाफिज़ साहब, अभी शुरू में मैंने जब 15 छक्कों की बात की तो मेरे मुंह से गलती से बाबर निकला है, क्योंकि बाबर जो है वो हमेशा से हमारे लिए परफॉर्मर रहे हैं। रिजवान ने बेसिकली जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कल दी, आजम खान ने दिया, फ़खर जमान ने दिया। हाफिज़ साहब, बाबर की बात स्पेशली करना चाहूँगी कि बाबर को कल क्या हो गया? बाबर का बल्ला तो चल ही ना सका। नहीं, क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है, आप कभी रन्स करते हैं कभी नहीं करते हैं। बाबर का शुमार तो उन खिलाड़ियों में होता है जो ज़्यादातर रन्स करते हैं, बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर रन्स करते हैं। कल वो बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे, कल वो रन्स नहीं बना सके। और आप देखें ना कि इतनी आदत है रन्स बनाने की कि आपने भी कह दिया बड़ा अच्छा बनाऊँ, ठीक है। तो ये तो उनकी एक है कि जिस तरीके से उनका एक तासुर कायम है, जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हुए हैं। तो कल वो रन्स नहीं कर पाए हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर का 0 पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रन्स पर आउट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर कोई बहुत परेशान हो। वो रन्स करते आए हैं, दोबारा भी रन्स कर सकते हैं। और उनका असल मसला रहेगा, उनकी अभी तक का जो मसला है, जैसा कि कप्तानी का जिक्र हो रहा था, कि आपको अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, बेहतर तरीके से करना है। क्या आप कल भी देखें ना, जिनको कम रन्स हुए हैं उन्होंने कम ओवर्स किए हैं, जिनको ज़्यादा रन्स हुए उन्होंने ज़्यादा ओवर किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने मतलब 7 के इकोनॉमी से मेरा ख्याल है माद को रन्स हुए हैं, 7 की 21, उनको 21 रन्स हुए हैं 3 ओवर्स में, और 7 रन्स हुए हैं उनको साइम अयूब को 1 ओवर में। तो बाकी आप देख लें कि अब्बास आफरीदी जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड होंगे, इस सारी पहले मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कल भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो जो आपके 3 फास्ट बॉलर से जब उनको रन्स हो रहे थे तो आप अपनी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते थे ना, जो नहीं किया। तो बाबर के रन्स ना करना को पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला नहीं है, और अभी कल के लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हुआ है तो सिर्फ बाबर ही थे जिन्होंने स्कोर किया है, और ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन कल बाबर ने ही स्कोर नहीं किया और टीम की तरफ से जो है वो बड़ा अच्छा स्कोर हमें देखने को मिला। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बाबर ने रन्स नहीं किया तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा रन्स कर गई है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि टीम को फिर महसूस हो गया कि अब बाबर जो है वो चला गया, अब जो भी मतलब स्कोर है वो हमारे हाथ में ही है। हाफिज़ साहब, आजम खान की बात करना चाहूंगी, काफी उनके बारे में बात हो रही थी कि आजम खान जो है वो टीम में क्यों है, उनका नहीं होना चाहिए था। जब भी ऐसी बातें होती हैं आजम खान के अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि वो ऐसा कमबैक करते हैं कि कमाल किस्म की परफॉर्मेंस कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका 10वां 11वां मैच है, और हर मैच पर जब भी वो मैदान में जाते हैं तो यही बात होती है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्होंने पहली मरतबा दी है। अब देखें बात ये ना, एक बिल्कुल हलवा सा मैचेस हैं आयरलैंड के। अगर आप इसको देखें ना, पाकिस्तान और आयरलैंड का मवाजना करें ना, तो ये एक हलवा मैचेस है।
पाकिस्तान के लिए। कल का मैच देखकर तो यही आप सिर्फ अगर तो आप क्रिकेट देखते हैं, अगर आप क्रिकेट समझते हैं और अगर आपको पता है कि कैसे क्रिकेट खेली जा रही है, आप सिर्फ जो है ना वो स्कोरिंग जोन देखें कि कहाँ पर हुए हैं। आप जो बॉलिंग आपको हुई है वो देखें, क्या बॉलिंग थी, उन्होंने किस जगह पर आपको बॉल की है, जो शॉट्स आपने लिए हैं, हाँ। बड़े शॉट्स की तरफ गए हैं, वो कहाँ पर बॉलें आपको गिरी हैं, क्या वो आपके जोन थे जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, या उन्होंने आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाला और बॉलिंग वहाँ पर की है। तो फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा ना खुशियाँ मनाने की जो है ना वो नहीं आप मनाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मोहसिन नकवी साहब ऊपर खड़े हुए थे, उनको किसी ने कहा कि जनाब इनकी फ़िटनेस ठीक करें, तो वो तो मुस्कुराते हैं, वो तो इतने खुश हैं, उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड 11 को शिकस्त दे दी है ना, आयरलैंड के बजाय, तो वो तो इतने खुश हैं। तो अगर तो आप उस सारी चीज़ों को देखें ना, तो फिर आपको लगता है यार ये वाकई हाँ ये ठीक है, कल उन्होंने रन्स किए हैं, जैसा आपने कहा बड़े जोश से आते हैं। हाँ। अल्लाह करे उनका जोश बरकरार रहे और वो पाकिस्तान के लिए रन्स करते रहें। लोगों का बाहर बैठे हुए बातें करना करते हैं लोग, अच्छी कारकर्दगी होती है तो भी करते हैं ना, अच्छी कारकर्दगी होती है तो उस वक्त तो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता ना, उस वक्त तो आप खुश। तो फिर जब आपकी ख़राब कारकर्दगी होती है तो लोग आपकी कारकर्दगी पर तनकीद भी करते हैं, तो उसका भी आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। आज़म खान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो इंटेंट पाकिस्तान ने कल रखा, जिस तरीके से तेज़ बैटिंग की पाकिस्तान को ऐसे ही बैटिंग करनी चाहिए और इसी चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है सबसे पहले कि क्या आपको हर मरतबा मुखालिफ बॉलिंग इतना देगी, वक्त देगी, इतना आसानी से रन्स बनाने देगी, और क्या आपके कितने कैच ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे, ये बहरहाल आपको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान इसके बाद इंग्लैंड जाना है ना, तो इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान को क्या अपोजिशन क्या मिलती है, वहाँ पर कितने रन्स पाकिस्तान को होते हैं। एक आप जहन में ज़रूर रखें कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी तो पाकिस्तान ने 182 रन स्कोर किए थे, आयरलैंड ने पहले बैटिंग की है तो आयरलैंड ने 193 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान और आयरलैंड की अगर आप बॉलिंग का मवाजना करेंगे ना, तो आप कहेंगे हमारे बॉलर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने आपकी बेस्ट बॉलिंग को 193 किया और आप उनकी एक निस्बतन कमज़ोर बॉलिंग को 182 रन पर आपकी हिम्मत जवाब देगी। बिल्कुल सही, जिस तरह हाफिज़ साहब ने बात की, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सारा जो है वो हमारे सामने फ्रेमिंग कर दी है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर अमेरिका की बात की जाए, कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक आप कह लें कि एक मुकाबला सख्त होने वाला है अमेरिका के साथ, आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, सबसे पहले इससे पहले मैं हाफिज़ साहब के एक पॉइंट को आगे बढ़ाऊँ कि बॉलिंग की जहाँ तक बात की हमने, हाँ। आप देखें यूके की जो विकेट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो फोरकास्ट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे बॉल स्विंग करती है। हम जब भी यूके गए हैं या हमारी जो भी सीरीज़ हुई है यूके में, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, किसी के साथ भी, तो आपने देखा है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने उन स्विंगिंग कंडीशंस को यूज़ किया है। कल मैच से पहले बारिश हुई, रेन के स्पेल होने के बाद फास्ट बॉलर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि वो विकेट पे सरफेस को स्विंग के लिए यूज़ कर सकें। जो मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये दोनों आपके स्विंग बॉलर्स हैं अप फ्रंट। कल मैंने देखा इन दोनों को स्विंग नहीं मिली, जबकि फोरकास्ट कंडीशन थी, आप बारिश के बाद मैच खेल रहे थे और मैच के दौरान भी आपको कहीं कहीं पे छोटा सा रेन शॉवर ज़रूर होता था। ऐसी कंडीशन में भी अगर आमिर और शाहीन, हमारे दो अप फ्रंट मेन स्विंग बॉलर्स को स्विंग नहीं मिली, तो हाफिज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ये बॉलिंग के, हमारे जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनकी फोरकास्ट कंडीशन में भी उनके पास स्विंग नहीं है। और अभी हमने इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड में भी अगर हमारे पास स्विंग ना इनको मिली तो ये इंग्लैंड बॉलर्स को पेस से कोई मसला नहीं होता। हाँ। पेस से उनको बिल्कुल कोई मसला नहीं होता। इंग्लैंड की कंडीशन में हमने देखा जब हमारे बॉलर्स काउंटी खेलते हैं उनको स्विंग मिलती है। कल हमारे प्राइमरी स्विंग बॉलर्स को स्विंग नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें मार पड़ी। तो पहले बात तो ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनके लिए स्विंग ना होना फोरकास्ट कंडीशन में ये बहुत बड़ा एक, अब ये स्किल फैक्टर है या उनका ट्रैवल जेट लैग नहीं ख़त्म हुआ या बैक टू बैक सीरीज़ आ रही है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट हमारे बॉलर्स जो हैं वो स्किलफुली थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हैं सीरीज़ में। और आपने यूएसए की टीम की बात की, यूएसए की क्रिकेट टीम को मैं काफ़ी देर से फॉलो किया, मैंने उनके आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस भी किए हैं। ठीक है। यूएसए की टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल तंग कर सकते हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान से ही कराची से डोमेस्टिक खेलते थे और वो उनका विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन है शायान जहांगीर को यूएसए का, ये बहुत बड़ी बात है कहने के लिए, लेकिन बट उनको यूएसए का कोहली कहा जाता है क्योंकि वो उस लाइनअप में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो वो उनका कुछ बैटिंग स्टाइल भी उस तरह का है। और यूएसए की कंडीशन में आप ये चीज़ देखेंगे, पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी टीम वहाँ पे कभी मैचेस नहीं खेली, इन सब के लिए वो एक एलियन कंडीशंस है। बिल्कुल। और यूएसए में
यूएसए की टीम या ये जो आपकी एसोसिएट टीम्स हैं, आप इनको हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि इन सब इंटरनेशनल टीम्स में से अगर किसी ने यूएसए में क्रिकेट खेली है तो वो आपकी एसोसिएट टीम्स हैं। यूएसए जाती है, आयरलैंड जाती है, यूएसए छोटी टीम्स जाती है, नेपाल जाती है, कनाडा जाती है, इस तरह की टीम्स ने यूएसए में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान ने कभी नहीं खेली। और उस तरह की कंडीशन में जब आप बिल्कुल एक एलियनेट कंडीशन में जाते हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे प्लेयर को कंडीशन रीड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसी तरह यूएसए में जो बॉलिंग लाइनअप है उनकी, जिस तरह मैंने अभी स्विंग की बात की, तो उनके पास एक बॉलर है सौरभ नेत्रवालकर। ठीक है, वो आईसीसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे में भी उनकी इकॉनमी सबसे बेहतर थी। माइंड यू कि उस क्वालिफायर्स में आपकी श्रीलंका भी खेल रही थी, वेस्ट इंडीज़ भी खेल रही थी, और आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, ये सब टीमें थी। बट यूएसए एक इंतहाई अंडररेटेड टीम थी, और उनके जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दे रहे थे वहाँ पे। बट कुछ क्लोज मैचेस वो खेले लेकिन जीत नहीं पाए। मैचेस एक्सपीरियंस नहीं था, बड़ी टीम से खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, और डिफरेंट कंडीशन में जाके खेल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस लेवल की टीम है वो उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बट एक्स फैक्टर जो है वो हर टीम के पास होता है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं यूएसए के पास जो किसी भी टीम को तंग कर सकते हैं, दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि यूएसए जो है, जिस तरह उनकी विकेट की बात की जाए तो वो भी आपके लिए एक नया इम्तिहान होगा, और उनके अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली इन्होंने जैसे बताया कि उसमें बहुत मुश्किल प्लेयर्स भी हैं। नाज़रीन, ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू की जा रही है यानी कि क्रिकेट के ऊपर, तो अभी ज़रा इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि बाबर आजम की शादी के बारे में हमेशा से बड़ी बातचीत की जाती है कि बाबर कब शादी करेंगे, कहाँ करेंगे, लड़की कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। कभी लड़कियाँ खुद बोल देती हैं हमें बाबर से शादी नहीं करनी, और कभी कहती हैं कि हमें करनी है तो बाबर से ही करनी है। तो बाबर से सवाल किया गया कि आप किससे शादी करेंगे, आप खुद ही बता दें। तो बाबर ने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि लव मैरिज भी होगी, अरेंज भी होगी, यानी कि मेरी पसंद भी होगी और कहीं ना कहीं घर वालों की भी पसंद होगी। दूसरा, हमने उनसे जब सवाल किया गया कि कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया जी खूबसूरत भी होनी चाहिए, समझदार भी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा जवाब दिया। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जितना आप बाबर को जानते हैं, उनकी पसंद जानते हैं, क्या इससे हट के कुछ और भी हो सकता है? क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी बीवी जो है वो क्रिकेटर भी हो, क्रिकेट भी अच्छी खेलती हो, तो दोनों मियाँ बीवी सुबह सुबह आराम से ट्रेनिंग पर निकल जाएँ? देखिए, वो आपने कहा ना कि शादी किससे होगी, लड़की से होगी। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी है, जब भी हो वो खुश रहें, और लोगों की, चूँकि जो एक एंटरटेनर होते हैं, जो भी होता है एंटरटेनर हाईएस्ट लेवल पे जो खेलते हैं, उनकी एक बड़ी कामयाबी होती है कि लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिबास के बारे में, उनके वज़ाकता के बारे में, उनकी गुफ्तगू के बारे में, उनकी किसी भी जगह पर अपीयरेंस होती है, हाज़िरी होती है, आना जाना होता है, उस पर निगाह रखते हैं, उनकी ज़िंदगी पर निगाह रखते हैं। तो बाबर इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी हर आमदोरफ्त पर, हर उनके अंदाज पर लोगों की बड़ी गहरी निगाह रहती है। तो चूँकि मुख्तलिफ़ शोज़ होते हैं, लोग उनमें मुख्तलिफ़ मुल्क की मारूफ़ शख्सियात बहैसियत मेहमान शिरकत करती हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं। तो बाबर सिर्फ़ किसी आम पाकिस्तानी के नहीं, सबके पसंदीदा बल्लेबाज हैं, सबको पता है। तो वो उस हवाले से उनसे सवालात होते रहते हैं, तो लोग अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ उनकी इस ज़िंदगी का है कि वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इस पर सवालात रहेंगे उस वक्त तक के जब तक कि वो हो नहीं जाता, जब तक वो हो नहीं जाती। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो जब भी हो, अल्लाह करे कि वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा, यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत से। तो जब भी हो वो खुश रहें, और पाकिस्तान के लिए उससे पहले और उसके बाद भी कामयाबियाँ हासिल करें। जब तक ये हो जाएंगे, जब तक ये नहीं होगा काम, उस वक्त तक ये पूछा जाएगा, जब ये हो जाएगा फिर पूछा जाएगा जी आप में दोनों में से पहले गुस्सा किसको आता है, जब कोई गुस्सा आता है तो पहले माफ़ी कौन मांगता है, कौन माजरत करता है। उनसे पूछा जाए कि बाबर फजूल खर्ची करते हैं या नहीं करते, शॉपिंग के लिए पूरे पैसे देते हैं या नहीं देते, ये आपकी शॉपिंग खुद करते हैं आपके लिए या फिर आप इनकी शॉपिंग करती हैं। तो ये उसके बाद के सवालात भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उनके बारे में लोग सवालात करते हैं। वो ख़ुद भी जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता है, बाज़ औक़ात PCB के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं कोई बात हो जाती है, बाज़ औक़ात आप किसी और जगह गए हैं वहाँ पर ये बात हो जाती है। तो ये एक
एक एंगेजमेंट तो ज़रूर है, बिल्कुल उससे ऐसे ही है। अलावा और एक सरगर्मी ज़रूर है। खेल के साथ साथ जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ के भी तस्करे होते रहते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि यही आपकी यानी कि एक मोहब्बत जो होती है शायकीन क्रिकेट के दिल में वो शो करती है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात करना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि आप देखिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वहाँ पर गए और उनसे एक फरमाइश की गई कि प्लेयर्स की दोबारा से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वैसे तो अब शायकीन क्रिकेट के कहने पर तो फैसले नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मोहसिन साहब से डायरेक्ट ये बात की गई है तो इसकी क्या वजह है, किस बिना पर कहा गया है कि ट्रेनिंग जो है वो दोबारा करनी चाहिए? देखिए बात यह है कि एक तो वो ट्रेनिंग के हवाले से जो मुकदमा था ना, उसके बारे में जनरल तौकीर ज़िया साहब ने यहीं पर बैठकर बात की थी और वो हमने एक दिन उसको डिस्कस किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको लोगों के सामने भी रखा था। अब इस ट्रेनिंग का ना इस वक्त लोग चूँकि ना मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को मुख्तलिफ हवालों से देखते हैं। पाकिस्तान की कौमी टीम को जो सारा साल क्रिकेट खेलती रहती है, बैनुल अक़वामी क्रिकेट, उसको किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है? मतलब एक तो ये सवाल है। और नकवी साहब ने भी मुस्कुरा के कहा, क्योंकि वो भी चाहते होंगे हाँ चले जाएं दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में नकवी साहब जो ना वो एक मुस्कुराता चेहरा है, तो वो उनसे जो भी बात की जाती है ना वो उसका मुस्कुरा कर ही हाँ, तो वो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना, वो वहाँ पे कह नहीं सकते, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर लोग राह चलते भी आप कहेंगे हाँ जी भाईजान की तरह टीम देना। वो पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पे तो उनके आगे पीछे हटो बचो की सदाएं लग रही होंगी ना। वो क्या उसको कहते हैं जो गाड़ी उनके आगे पीछे चल रही होती है, जिसका हाँ रूटर चल रहा होता है ना पुलिस वालों की ज़बान में, है ना, रूटर चल रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लोगों को करीब नहीं आने देता। तो जब आप आयरलैंड में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, हॉलैंड में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, न्यूजीलैंड में होते हैं, आप जनूबी अफ्रीका में होंगे, आप वेस्ट इंडीज़ में होंगे, अमेरिका में होंगे ना, वहाँ पर ये हूटर नहीं होंगे। जितना दूर जाते जाएंगे हूटर की आवाज़ उतनी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वो लोगों को रसाई है, लोग कहेंगे, लोग इससे ज़्यादा लोग सख्त लफ्ज़ भी कह देते हैं। तो वो लोगों की ख्वाहिश है, वो जो कहा गया है वो किसी और तरीके से कहा गया। लेकिन पाकिस्तान की टीम को जब आप इस काकुल कैंप का जिक्र करते हैं, हाँ। अगर तो ये कैंप होना ही होना चाहिए 6 से 8 हफ्तों का, ठीक है, और ये बिल्कुल फारिग वक्त, यानी कि जब कोई क्रिकेट की एक्टिविटी ना हो, हाँ। अगर आपने करना है तो 6-8 हफ्तों का कैंप हो, कम से कम 2.5 माह, कम से कम पता भी लगे ना। ये तो 10 दिन का ऐसे ही है कि जैसे आप कहेंगे जी मैं एक जगह पे ज़रा छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा हूँ, हाँ। और थोड़ा मौसम ठंडा है, पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म है, मैं तो पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ, ठंडा मौसम थोड़ा गुजार के आता हूँ, तो वो कैंप है वो। लेकिन नकवी साहब चाहेंगे कि दोबारा टीम जाए, लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है टीम के पास, अभी और बहुत काम है करने को। वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है और वो 1 महीना बड़ा मुश्किल गुजर सकता है। उसके बाद तो ना आपको सर दबाने की ज़रूरत होगी खिलाड़ियों के, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल का सामना खुदा ना खास्ता। लेकिन ये है कि आप देखें कि शाहिद अफरीदी साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की है, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से खेला ऐसी ही एक खेल की ज़रूरत है। जब भी खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो उन पर जितनी भी तनकीद हो रही होती है वो खामोश हो रहती है और वो जो लम्हा होता है वो तनकीद के बजाय तारीफ़ में बदल जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज़ है हाफिज़ साहब कि विराट कोहली की अगर बात की जाए, मोहम्मद रिजवान से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने विराट से बहुत कुछ सीखा है और यकीनन विराट जो हैं वो एक ऐसे फ्रेम में आते हैं कि एक बेस्ट खिलाड़ियों में वो आते हैं और उनका एक नाम जो उनके साथ मवाजने के तौर पर विराट का ही नाम इस्तेमाल होता है। रिजवान बज़ाते ख़ुद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो विराट की तारीफ़ करें, लेकिन वो खुद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए मीरब, ये आप जब एक पेशा वाराना ज़िंदगी में होते हैं ना, और जब आप हाईएस्ट लेवल पर किसी भी खेल का हिस्सा होते हैं और मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपको हर वक्त किसी न किसी से कुछ सीखते रहते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने से बेहतर खिलाड़ियों से सीखते हैं। बाद औक़ात आप एक बच्चे को ना गुजरते हुए किसी जगह पर नेट लगा हुआ ना, आप इस बच्चे को भी देख कर ना बैटिंग करते हुए बहुत सीख जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसके अंदर कोई कोचिंग नहीं होती, और आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दुनिया के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनको ये जहाँ कहीं भी खेल रहे हों, ये एक तहरीक होती है। आप पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों का भी अगर आप जिक्र करें, अगर आप उनका भी नाम लें, तो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारी दुनिया ने उनसे क्रिकेट सीखी है। आजकल विराट की असल में बात इसलिए होती है ना, एक तो ये देखें ना डिजिटल का दौर है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि उनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है। अगर आप उनकी गुज़िश्ता चंद बरसों में कारकर्दगी रेड बॉल क्रिकेट में बिलखुसूस जो बहसियत टीम उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, और जो करैक्टर है उनका कि जब उनको दबाया जाता है तो वो कैसे बाउंस बैक करते हैं अपनी टीम के लिए,
वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने अपने जो हम असर खिलाड़ी हैं ना, जिनके साथ उनका मवाजना होता है, उनसे उनको ना ज़रा मुमताज़ बनाती हैं। मतलब आप देख लें कि जो रूट को भी कहा जाता है कि वो उनका भी नाम लिया जाता है उन्हीं 4-5 खिलाड़ियों में, लेकिन जब वो कप्तान बने तो उनकी टीम का क्या हाल हुआ। ठीक है, बाबर आजम कप्तान बने तो पाकिस्तान, इनके बारे में भी कहा जाता है ये उनके हम असर खिलाड़ी हैं। बाबर आजम कप्तान बने तो आप उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की कारकर्दगी को देख लें, बिलखुसूस टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। कामयाबी ही सिर्फ सब कुछ नहीं होती, आप अपने मुल्क को और अपने मुल्क के मुस्तकबिल को क्रिकेट के क्या दे के जा रहे हैं। कप्तानी के साथ एक सबसे अहम पहलू ये होता है कि क्या आप एक नई नस्ल दे के जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करेगी। बिल्कुल सही। उसमें देख लें, आपको फ़र्क नज़र आएगा बाबर में और विराट में, आपको फ़र्क नज़र आएगा जो रूट में और विराट कोहली में। केन विलियमसन निस्बतन उस जगह पर आते हैं जहाँ पर आप उनको कह सकते हैं, लेकिन वो बड़े छोटे से मुल्क से है ना, उनका नाम लोग कम लेते हैं, हालांकि कारकर्दगी उनकी भी किसी तरीके से कम नहीं है। हमारे पास अफगानिस्तान में बड़ी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो वाकई में एक मिसाल कायम करते हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले ये कि जैसे हम बात करें विराट की, रिजवान की, अच्छा स्लेजिंग जो है ना वो एक कह लें कि क्रिकेट का एक हुस्न हमेशा से कहा जाता है उसको कि वो होता है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि विराट और ईशांत शर्मा के दरमियान कुछ स्लेजिंग हुई और वो बड़ी वायरल भी गई है। हमारी जो क्रिकेट टीम है इस वक्त की, बहुत अरसे से इनमें कोई ऐसा एक आप कह लें कि जज्बा और एक ऐसी जो क्रिकेट की कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए शायकीन क्रिकेट मैदान में आते हैं, वो देखने को नहीं मिली है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या कोई कम हो गया या बहुत ज़्यादा प्लीजिंग वे में आ गए हमारे प्लेयर्स? आई थिंक इसमें जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी टीम की, हाँ, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप देखें अग्रेशन, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना भी हो रही हो तो जो बड़ी टीम्स हैं उनका अग्रेशन ख़त्म नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, इवन आप इंडिया को देखें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब टेस्ट मैच हो रहा होता है, चाहे कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है, बट अग्रेशन दोनों तरफ से कम नहीं होता। हाँ। पाकिस्तान में अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान की टीम की एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि कौन कब तक खेलेगा। हाँ। तो एक जो बैक ऑफ द माइंड इनकंसिस्टेंसी का जो एक फियर है प्लेयर्स के अंदर कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ना हुई तो अगला मैच हमें नहीं मिलेगा। आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उनके माइंड में उस टाइम ये नहीं होता कि हमने अग्रेसिव माइंडसेट से जाना है या अगले को डिसेटल करना है, बिकॉज वो खुद से डिसेटल हुए होते हैं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो अगले मैच का सोच रहे होते हैं। उस मोमेंट पे अगर आप जिस तरह हमारे पुराने प्लेयर्स का अगर आप देखें, हमारे लिए एक जो एपिटोम है वो शोएब अख्तर था एग्रेशन का। हाँ। शोएब अख्तर कभी भी इनसिक्योर नहीं था। शोएब अख्तर को कभी इनसिक्योरिटी नहीं थी कि अगर एक मैच में उन्हें 60 पड़ गया तो वो कल आउट हो जाएंगे। अब वैसे भी अपनी परफॉर्मेंस पर एक यकीन था ना, तो उनको अगर मार भी पड़ती थी तो शोएब अख्तर का अग्रेशन कभी कम नहीं हुआ। अगर उनको एक चौका पड़ा, अगला वो बाउंसर मारते थे। हाँ। इवन बीमर मार देते थे। बिल्कुल। बट आज के प्लेयर्स में आई थिंक ये इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हमारे बॉलर्स में अभी ये है कि बेंच जो है वो रोटेट करता रहता है। तो इनको ये होता है कि बाउंस बैक करें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें पहले, बजाय इसके, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का बाजार है। हाँ। आप अगर अभी कल के मैच में देख लें, जैसे हमने बताया कि 40-40 स्कोर पड़ा है, और अगर हमारा बॉलर वहाँ पे अग्रेशन दिखाता तो कल आज ही हमारे फैंस जो है वो स्कोर कार्ड लेके उनकी ट्रोलिंग कर रहे होते कि स्कोर तुझे 40 पड़ रहा है और अग्रेशन इसका देखो कहाँ पे है। आई थिंक सोशल मीडिया का जो ट्रोलिंग का एक फियर है और इनसिक्योरिटी है कि हम टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नेक्स्ट मैच पे फोकस होता है, वो चीज़ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो मोमेंट में रह के एक अग्रेसिव नेचर है, एग्रेसिव माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा वो उसको प्रेशराइज कर देता है प्लेयर को। आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब जब आयरलैंड गए और उनके जाने से पहले भी बात हो रही थी कि भला क्या ज़रूरत है, वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, ऐसा क्या होने लगा है वहाँ पर गए। उससे एक अच्छी बात तो ये हुई कि हमारे प्लेयर्स को उन्होंने जब बूस्टअप किया, उनको एक उनका मोराल हाई किया, तो हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी और हम मैच जीते। दूसरा एक और बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मोहसिन साहब जब आयरलैंड के यानी कि चेयरमैन से मिले हैं क्रिकेट के, तो हाफिज़ साहब उन्होंने कहा कि हमारी जो आयरलैंड की टीम है वो सितंबर में पाकिस्तान आएगी। क्या आप उनको इस्तकबाल करेंगे हाफिज़ साहब? देखिए फिर बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए हैं। हाँ। और उनके अगर जाने से पाकिस्तान की टीम ठीक हो गई तो फिर उनको टीम मैनेजमेंट में शामिल हो जाना चाहिए कि मुस्तकिल टीम के साथ रहें। वैसे दिल उनका नहीं करेगा जब तक वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, दिल उनका नहीं करेगा कि वो उस जगह से दूर हों जहाँ पर पाकिस्तान की टीम है। हाँ, ये तो अब उनके कहने से तो टीम ठीक खेली नहीं है। टीम ने तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था और वो उसको खेल लिया। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके चेयरमैन से मिले हैं तो वहाँ पर जाकर ये बात हुई है, तो आयरलैंड ने कहा कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए,
तो फिर लगते हैं आज सारे मुल्कों में चले जाए ना, सबको कहें जी बिल्कुल वक्त आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि वक्त कम है, आ जाएं आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। हाँ। जिन जिन मुल्कों ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना है और जाएं और उनके साथ एक सेशन करें और नहीं एक हल्फनामा लेके आएंगे, तो इस साइड को लाना है, नहीं आओगे तो सड़ना नया होएगा। तो ये ठीक है, एक एक्टिविटी है अच्छी। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इससे भी ज़्यादा चलाया जा सकता है। लेकिन एक और बात जो जैसे अभी जिक्र कर रहे थे सामा साहब इनसिक्योरिटी का, देखिए बात ये है कि इनको इनसिक्योरिटी किसकी है? मतलब शाहीन आफरीदी वो किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, बाबर आजम किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, मतलब उनको भी लगता है कि शायद वो भी टीम से बाहर हो सकते हैं। मोहम्मद रिजवान देखिए ना, जब एक कप्तानी देकर ले ली जाए, फिर देकर फिर ले ली जाए, तो उसके बाद एक इनसिक्योरिटी तो नेचुरली आप में आ जाती है ना। आपको एक ओहदा देकर, आपको एक रिप्यूट देकर, उसके बाद मैडम कितनी देर रहे? 2019 में बने, 23 के आखिर में ख़त्म हुए हैं। हाँ 4 साल तक रहे हैं। इतनी तो कोई लोग करोड़ों वोट लेके हैं तो उनकी असम्बली नहीं चलती जितने 4 साल ये कप्तान रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप तो फिर भी आप वो जो वोट लेके आते हैं ना, उनकी 4 साल असेंबली नहीं चलती। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार तो उनको होना चाहिए। ये तो 4 साल कप्तान रहे पाकिस्तान के, इनको किस किस्म की मुझे लगता है ये इनसिक्योरिटी कुछ ना कारकर्दगी की वजह से भी। देखिए जब आपको अपनी कारकर्दगी पर यकीन नहीं होता ना, ये चीज़ें बहुत सारी जो है ना, जो एक फ्लेवर है जिसका आपने जिक्र किया ना, ये मिसिंग क्यों है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, नरम मिजाजी से क्रिकेट खेलते हैं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक लेके आई हैं। मतलब एक तो ये है कि एक लीग क्रिकेट है, ठीक है, कि आप लीग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि आप ना एबिलिटी में बहुत ऊपर हों, तो आपको जब पिटाई होती है ना, तो आपको पता लगता है यार मेरे साथ हो क्या गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप अभी विराट कोहली की बात कर रही थी ना, तो उसमें मुझे याद है चंद दिन पहले एक इंडियन दोस्त है हमारे जर्नलिस्ट, वो बता रहे थे कि 2015 या 16 में पता नहीं कब ऑस्ट्रेलिया गई या खेलने के लिए ना इंडिया की टीम, तो मिच जॉनसन ने इनको बाउंसर मारा है, विराट को इनके हेलमेट पे बॉल लगा है, तो उसके बाद उसने बाउंस बैक किया है। तो वो कहते हैं वो ये बाद में कहीं बात हुई होगी, उस हवाले से पूछा कि वो ये सोचता रहा कि यार मुझे बॉल कैसे मार दिया, ये मुझे लग कैसे गया बॉल। क्या बात। तो आपको ना एक चीज़ है, जब आपको अटैक होता है ना आपके ऊपर, आपका मुखालिफ बॉलर है या बैट्समैन है, वो आपके ऊपर हमला करता है ना, तो फिर आप हिलते हैं अंदर से, यार मेरे साथ क्या हुआ। शाहीन में वो अग्रेशन है, ऐसा नहीं है, हारिस में भी वो अग्रेशन है, वो चीज़ें नज़र आती हैं, आमिर जमाल में भी है, आमिर जमाल में भी है, ठीक है। लेकिन इसका अब असल में मसला ये है कि कारकर्दगी का तसलसल, ठीक है, आप किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुसलसल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया के साथ क्रिकेट खेले, उनकी फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा हो और पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही हो, तो फिर आपको लगेगा कि ये असल जो इनकी स्किल्स है ना, या तो ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आकर खेलेंगे कि ये इनका पोटेंशियल है कि दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ ये खेल रहे हैं और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ, तो आपको नजर आएगा कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल पे हैं, ये इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे आना इनके लिए मुश्किल है। अब असल मसला ये कि पाकिस्तान की जो टीम है ये आईसीसी के इवेंट्स में उन टॉप टीमों के खिलाफ खेलती है। बायलैटरल सीरीज में उतने ज़्यादा टॉप क्रिकेट पाकिस्तान ने नहीं खेली है, ठीक है। इंडिया के साथ आप देख लें, अभी आप देखें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया खेलने के लिए टेस्ट मैचेस में, क्या हुआ नतीजा, पाकिस्तान हारा, होम वेन्यू पे हारा। खेलने के लिए आई इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान टीम मैचेस 3-0 से पाकिस्तान हारा अपने मैदानों पर। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए ना, 2000 की दहाई में चले जाए जब टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में हो रहे थे, उस टीम को देखें इंग्लैंड की जो पाकिस्तान खेलने के लिए आई थी, उसमें कौन कौन शामिल था। इंडिया की उस टीम को देखें उस टीम में कौन कौन शामिल था जब वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे। साउथ अफ्रीका की उस टीम को देखें जो 2000 की दहाई में पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे, उस टीम में कितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे। तो ये जब आप तसलसल के साथ इतने टॉप क्रिकेटर्स के खिलाफ, टॉप टीम्स के खिलाफ खेलते हैं ना, तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आते हैं, या फिर आप लोगों को पता चल जाता है कि आप कहते हैं। तो जब आप उस लेवल पर जाते हैं, फिर आपके अंदर से वो चीज़ निकलती है, यार मैं नहीं खानी, फैंटी नहीं खानी, मैंने पिटाई नहीं खानी। आज आप देखें इंडिया में 1,32,000 के क्राउड में आप हारे हैं अहमदाबाद में, तो उसके बाद कोच कह रहे हैं जी दिल पाकिस्तान, और खिलाड़ी कह रहे हैं बिरयानी मिस कर रहे हैं। तो फिर जब आप बिरयानी खाएंगे और दिल पाकिस्तान को गैर ज़रूरी तौर पे मिस करेंगे, तो फिर आपको वो जोश जज्बा जिसको आप देखना चाहती हैं, जिसका आपने जिक्र किया, वो नज़र ज़रा कम आएगा। मैं तो कहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ मौजूद लोग खुद ही गुनगुनाने लग जाएं। भाई ये नहीं है कि आपको लगाना पड़े और फिर आप परफॉर्म करें। ऐसा होता है जब आप देखें क्राउड को इंगेज करना
एक फ़न है। हाँ। और वो फ़न आपकी कारकर्दगी है। यहाँ पर PSL का मैच हो रहा था इस कदावी स्टेडियम में, जिसमें बेन डंक ने कराची को पिटाई लगाई थी ना, उस मैच में इतना पुरजोश था क्राउड कि आप यहाँ से निकलें और स्टेडियम से 3-4 किलोमीटर दूर तक, 2-3 किलोमीटर दूर तक आपको क्राउड के शोर की आवाज़ आ रही थी। तो क्या वहाँ पर वो डीजे लगा हुआ था? जबरदस्त। तो जब तक आप उस किस्म के खेल का मुजाहरा नहीं करेंगे, ये यहीं पर इन्हीं स्टेडियम्स में जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर भागा करते थे ना, तो क्राउड उनके साथ जैसे जैसे वो अपने बॉलिंग के निशान से दौड़ते हुए अंपायर से गुजरते थे, आपको लगता था कि शायद ये कोई रिमोट पकड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ को आहिस्ता 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 ऊपर कर रहा है। क्या बात तो है? ये, और अभी PSL में जब अगर पिछले PSL में देख लें, जब शाहीन बॉलिंग के लिए जाते थे और बाबर बैटिंग कर रहे होते थे, इसी किस्म की तो इसी किस्म का शोर मिलता था आपको। है। तो ये आप अपनी कारकर्दगी से लोगों को खींचते हैं, मजबूर करते हैं कि लोग आपके नारे लगाते हैं। बाबर जब ये कराची के मैचेस रहे लाहौर के खिलाफ, यहाँ पर इस वाले नहीं, इससे पिछले PSL में इतने शानदार मैचेस हुए। वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल से पता नहीं किस टीम के साथ मैच था, तो इंडिया का क्राउड जो हैदराबाद बाबर के नारे लगा रहा था। हैदराबाद में लगे थे। हैदराबाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया था पाकिस्तान को। एक दो और शहरों में भी बाबर आजम काफ़ी सराहा था। तो ये आपकी कारकर्दगी के ऊपर होता है। और यही आपको खेल ही होता है। जब आप देखें वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने खामोश करवाया उतने ही क्राउड को जितना पाकिस्तान के खिलाफ क्राउड था, ठीक है। और वही क्राउड अगर इंडिया जीत रहा होता तो उसकी आप शोर की आवाज़ जो है ना, आपको कान पड़े आवाज़ सुनाई ना देती। जब वो हार रहे थे, मुखालिफ टीम खेल रही थी, तो वो उन्होंने बिल्कुल खामोश थे। 194 रन किए थे सईद अनवर ने इंडिया में, इंडिया के खिलाफ, ठीक है जी। उस वक्त आपको शोर सुनाई नहीं देता था, चौका लगता था, बस कमेंटेटर को टीवी पे सुनते थे या अंपायर हाथ हिलाता था। 96 के क्वार्टर फाइनल में जब सईद अनवर और आमिर सोहेल ने बैटिंग शुरू की थी ना, तो वहां पर भी आपकी सुई भी गिरती ना, तो वो उन्होंने कहा था कि सुई गिरने की आवाज़ आपको सुनाई। 10 ओवर्स में 84 रन पाकिस्तान ने कर लिए थे। बाद में पाकिस्तान मैच हार गया तो क्राउड को मौका मिला। शोएब अख्तर ने जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया था ना, 2 गेंदों पे, मुसलसल 2 गेंदों पे, ठीक है, उस वक्त भी क्राउड जो है वो वहां पर था, लेकिन खामोश हो गए थे। तो ये आप मजबूर करते हैं लोगों को अपने साथ आवाज निकालने में, चीखने चिल्लाने में और उनको खामोश करने में। ये सारी का सारा जो सेंटर पॉइंट है ना, वो एक क्रिकेटर ही होता है। परफॉर्मेंस होती है। आई थिंक ये एक एग्जांपल इसकी चेन्नई टेस्ट भी है, अगर आपको याद हो। चेन्नई टेस्ट में इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था वहां पे, लेकिन पाकिस्तान ने जब वो टेस्ट मैच जीता 99 में उसी चेन्नई क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और पाकिस्तान टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया था चेन्नई में। आई थिंक मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगर आप उस तरह की देंगे तो क्राउड क्यों नहीं चुप होता? बिल्कुल क्राउड अप्रिशिएट भी करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि आप देखिए कि अजलान शाह की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए हॉकी के यानी जो टूर्नामेंट था, एक प्लेयर को, पर प्लेयर जो है वो 10-10 लाख इनाम की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। तो हॉकी हमारी जो है, जबकि उसको इतनी अहमियत हासिल नहीं है जितनी क्रिकेट को है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, कैसे जो है वो आप मवाजना करेंगे इस वक्त हॉकी का और क्रिकेट का? आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के हॉकी को अप्रिसिएशन मिली है, बट एट द सेम टाइम अप्रिसिएशन तब मिली है जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। हाँ। अगर आप लास्ट फाइनल का देखें तो जो फाइनल की एंटिसिपेशन थी, जो क्राउड का रिएक्शन था, आप क्रिकेट के पेजेस उठा के देख लें, आप फुटबॉल के पेजेस उठा के देख लें, किसी भी स्पोर्ट फैंस के जो एक ग्रुप था, कम्युनिटी थी, उसमें हॉकी की बात चल रही थी। बिकॉज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छी टीम्स को अच्छा डोमिनेट करके मैचेस हराए। तो फाइनल पाकिस्तान की कौम ने देखा। अब हर किसी को पता कि हमारा गोलकीपर कौन था, हमारा कैप्टन कौन था, बट ने किस तरह गोल किया, कौन डिफेंसिव था, कौन। तो जब तक आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती थी, मैं अपनी एडमिट करता हूँ कि आज से 2 साल पहले की टीम क्या थी मुझे बिल्कुल नहीं पता हॉकी का, बट हॉकी ने जब परफॉर्म किया वो मैच मैंने पूरा बैठ के लाइव देखा। बिकॉज एक चीज़ है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे हॉकी प्लेयर्स अक्सर ये चीज़ जो है इस पे बात करते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है, कि वो कहते हैं कि हमें क्रिकेट की तरह अटेंशन नहीं मिलती। पहली बात तो ये कि क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उससे कोई मुवाजना बनता नहीं है कि हॉकी फेडरेशन से पीसीबी का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, एक गवर्नमेंट रन बॉडी से ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन तो मुवाजना नहीं बनता, लेकिन प्लेयर टू प्लेयर तो बनता है ना। मतलब आप वो फंडिंग की बात करते हैं ना, कि जिस तरह अटेंशन मिलती है, जिस तरह फंडिंग मिलती है, या जो सहूलियात उनको मिलती हैं। आई थिंक वो एक प्राइवेटली ऑन बॉडी है जो अपनी जो सहूलियात उन्होंने खुद से
डेवलप किए हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। तो आई थिंक हॉकी का भी बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तो आप देखेंगे आपके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या आपके बच्चों के लेवल पे हॉकी बिल्कुल भी नहीं खेली जाती, हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं खेली जाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन बच्चों के पास कोई रोल मॉडल नहीं है हॉकी में देखने के लिए। हाँ, जब तक हम छोटे थे हमें शकील अब्बासी या सोहेल अब्बास जो था वो हमें हर रोज टीवी पे नजर आते थे, हमें उनकी अखबार में इतने नए आर्टिकल नजर आते थे। तो हमारे पास एक उस टाइम की जनरेशन के पास भी एक हीरो था, बट आफ्टर देयर गॉन उसके बाद मुझे आज तक कोई ऐसा लगा नहीं कि बच्चों के पास एक इस तरह का कोई हीरो हो हॉकी में जिसको वो फॉलो करें या जिसकी वो गेम्स देखें। तो आई थिंक ये एक अच्छा ये इसको मैं रिवाइवल नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी बहुत सारी टीम्स इसमें नहीं थी। हाँ। ये इवन के इंडिया भी अभी नहीं थी, और लास्ट टाइम जब भी हम इंडिया से खेले हम अच्छे खासे मार्जिन से हारे हैं। तो अगर टॉप 10 टीम्स में से आप compete करेंगे और इसी तरह का गेम दिखाएंगे तो रिवाइवल की तरफ पहला स्टेप होगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक स्टेप है उस जानिब, बट इसको रिवाइवल अभी कहना आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है और जाते रहते एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि शाहीन आफरीदी हमारे एक लेजेंड प्लेयर हैं, हमारे लिए एक हमारी क्रिकेट का एक बेहतरीन असासा हैं, और उनके साथ जो है वो किसी भी किस्म की बदतमीज़ी जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। स्टेडियम में मौजूद एक शाहीन क्रिकेट की जानिब से एक ख़ास शख्स ने जो है वो उनके साथ कुछ बदतमीज़ी की है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अनफेयर है। वहाँ पर मौजूद लोगों को भी अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी का, जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए, और जो भी ऐसे कल्चर से लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल भारत से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, किसी भी ऐसे मुल्क से हो, तो उनमें से ही हमेशा कोई ऐसा शख्स निकलता है जो बदतमीज़ी करता है। देखिए, कोई भी हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के साथ हो, आपको किसी के साथ बात करते हुए कभी भी अखलाक के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये PSL में भी पाकिस्तान में जब मैचेस हो रहे थे इस किस्म के कई वाक़यात हुए, और उस वक्त भी हमने यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी शदीद अंदाज में मजम्मत की थी। और जब आप किसी इंटरनेशनल मैच में हैं तो वहाँ पर तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, खिलाड़ियों की कारकर्दगी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, आप उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, आप उनसे बुरा भी मनाते हैं उनकी ख़राब कारकर्दगी पर, लेकिन किसी भी जगह पर आपको एक तो तंजिया जुमले नहीं कसने चाहिए किसी के ऊपर, आपको ना तंजिया अंदाज में किसी को बुलाना चाहिए। ठीक है, ये जो आपने थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया था, ये भी तंजिया ही था। अगर आप इसको समझें और अगर नकवी साहब भी इसको समझते हैं ना, तो ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है। ये भी उन्होंने बेसिकली टॉन्ट ही किया कि इन्होंने दोबारा पे जो होते वो क्या हो गया भाई उनके अपने साथ। ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है आपका जो फिजिकल फिटनेस का डिपार्टमेंट है जो आपकी टीम के साथ है, मेडिकल के, उनके लोगों को। तो ये शाहीन आफरीदी ही है के साथ जो कल वाक़या पेश आया जिसका आपने हवाला भी दिया, ये बड़ा अफसोसनाक है। इस किस्म की सूरत हाल से इस किस्म के हालात तक पहुंचने से पहले लोगों को ये सोचना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अभी अपने हॉकी का जिक्र किया ना, देखिए मेरे बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि हमारा शुमार दुनिया की उन कौमों में होता है जो अपने फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। कता नज़र इसके कि पाकिस्तान 13 साल के बाद पहुंचा है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं था खेलने के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के पास उनको डेली अलाउंस नहीं मिला, टूर्नामेंट खेल के वापस आ गए ना, उनके पैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नहीं दिए। तो ये जितने भी लोग वहाँ पर हुकूमती शख्सियात भी पहुँची हुई थी, या वज़ीर आज़म साहब ने भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है, सदर साहब ने भी किया है, तो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। फाइनल हारने वालों को कोई याद नहीं रखता है। अगर आप 13 साल से नहीं पहुंचे तो इसके ऊपर तो फौरी तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि 13 साल में कहाँ थी पाकिस्तान की हॉकी। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। बिल्कुल सही एक फेलियर माइंडसेट जो है ना, ये इससे निकलने के लिए आपको एक पाथवे बनाने की जरूरत है। ये तो इसका मतलब है कि आप खिलाड़ियों को बता रहे हैं तुम फाइनल हार भी जाओ तो ठीक है, कोई बात नहीं। हौसला अफजाई हाफिज साहब यहाँ तक भी तो मैडम, हौसला अफजाई और चीज देखें, मसला क्या है? मसला ये है कि खिलाड़ियों को मुबारकबाद की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान हॉकी को मुबारकबाद की ज़रूरत है, मसले के हल की ज़रूरत है। आप तो छुप जाएंगे इस फाइनल की कारकर्दगी के पीछे, आगे अपने असल काम से हट जाएंगे। असल काम आपका यह है कि आपने ट्रैक पे लाना है अपनी हॉकी को, आप उस पर नहीं लाएंगे। 20-20 लाख रुपया, मतलब एक पंजाब की हुकूमत ने मेरा ख्याल है उनके लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया है फ़ी खिलाड़ी। या कोई खुदा का खौफ करें, कितने डॉलर बनते हैं? 1 लाख के कितने डॉलर बनते हैं ना, आप डॉलर्स में देना, ये बाहर जाते हैं डॉलर्स में होते हैं। आप देखें कि 1 लाख रुपए आप किसी खिलाड़ी को देते हैं, वो कितने डॉलर बनते हैं। तो ये जो है ना फेलियर को सेलिब्रेट, जश्न मनाना उसका नाकामी का, ठीक है, ये काबिल कबूल नहीं है। आप अपने काम पे करें। फाइनल खेल के वापस आ गए थे। हुकूमत अगर ये चाहती है ना कि हॉकी को ठीक करना है, तो हुकूमत का काम ये है कि वो इसकी तमाम मसाइल को हल करे। इन खिलाड़ियों के जो मुआशी तफक्रात हैं उनको ख़त्म करने के लिए
ये सबसे पहले तो उनकी जो मकरूज़ है फेडरेशन पता नहीं करोड़ों रुपए की, वो हुकूमत उनकी अदा करे। उसके बाद इनकी मुस्तकिल मुलाजमतों का ऐलान करे हुकूमत, मुख्तलिफ महकमों में जहाँ कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको मुस्तकिल मुलाजमत की जाए, और किसी के पास मुलाजमत नहीं है तो उसको मुलाजमत दी जाए। जो करने के काम है वो करें, छोड़ें जी 20 लाख दे दिया, ये 10 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, इससे हॉकी ठीक कोई नहीं होनी है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। जैसे हाफिज साहब ने कहा, यकीन करते हैं कि हमारी दीगर जितनी भी खेलें वैसे ही अहमियत हासिल हो जैसे हम क्रिकेट को देते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अहमियत के हामिल है, जो हमारे अंडर चीज़ें आती हैं हमें उनको भी बराबर सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।